Welcome back children to my channel. This is your ma'am Nidhi and today we are going to start with yet another interesting story. Class 8 English. Mrs. Beck drives a hard bargain. Now what do you mean by bargain? Bargain is to try to reduce the price of something that we are buying. Means किसी चीज का जो प्राइस है उससे उसको कम में खरीदना. Means जब हम बार्गेन करते हैं कि सपोज अ थिंग इज ऑफ 100 रुपीज एंड यू से दैट प्लीज गिव इट मी 80 रुपीज और 90 रुपीज. सो दैट इज बार्गेन. मिसेस बेक, इट इज द नेम of the main character in the story, and drives a hard bargain means Mrs. Beck is trying to make a hard bargain. Hard is means a large amount of bargain, not only of few rupees but of lot money. So this is the story we are going to read, and in this one more important word which I should tell you before the starting, there is a word as the story. As the story, it is written by a British राइटर एंड मोर देन अ राइटर, वो एक वेटनरी सर्जन है, जेम्स एल्फ्रेड राइट. इन्होंने ये स्टोरी लिखी है और ये एक्चुअली में एक वेटनरी सर्जन मीन्स अ सर्जन हु ट्रीट्स द एनिमल, और ये एक राइटर भी है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये स्टोरीज लिखी हैं. सो इट इज़ अ स्टोरी विच इज सेटअप इन ब्रिटेन. ओके, सो नाउ एज इट इज सेटअप इन ब्रिटेन, तो ये बहुत ओल्ड स्टोरी है. तो इसके अंदर एक वर्ड आया है शिलिंग. शिलिंग एक करेंसी है यूके की जो ओल्ड टाइम्स में यूज होती थी. नाउ व्हाट डू मीन बाय शिलिंग? अगर आज के टाइम में हम देखें तो 1 शिलिंग इट इज इक्वल टू 1/20 पाउंड. ओके, और अगर हम अपनी इंडियन मनी में इसको काउंट करें, यहाँ पर हमारी स्टोरी में 10 शिलिंग्स आएंगे, तो 10 शिलिंग्स दे आर इक्वल टू अबाउट 36 रुपीज़. ठीक है, सो एज यू स्टार्ट एंड वील जस्ट गो ऑन, आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या है. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी. जेम्स हेरियट was a veterinary surgeon practicing in North Yorkshire, UK. Very often, more than his animal patients, he had to deal with their demanding owners. Here is a humorous account of one such animal lover. So as I told you, James Herriot veterinary surgeon थे जो North Yorkshire, UK में वर्क करते थे, और एनिमल्स से तो वो डील करते ही थे उनको ट्रीट करने के लिए, लेकिन जो एनिमल्स के जो ओनर्स थे उनसे उन्हें ज़्यादा डील करना पड़ता था. और जो ये हमारी एक स्टोरी है, एक ऐसी एक ह्यूमरस मीन्स जिसको पढ़ के आपको हंसी आए, एक ऐसी ही स्टोरी है. ओके, ओह, आई नेवर थॉट यू वर सच अ हार्टलेस मैन, मिस्टर हेरियट. हर chin trembled and she looked up at me disapprovingly. But, Mrs. Beck, I said, I assure you, I am not being heartless in the least. I just can't carry out a major operation on your cat for 10 shillings. Well, I thought you would do it for a poor widow like me. I regarded her thoughtfully, looking at the small, neat figure, the healthy cheeks, and the helmet of grey hair. Was she really a poor widow? There was cause for doubt. Okay. सो नाउ जो ये हमारी स्टोरी है, इसके अंदर अभी देर आर 2 मेन कैरेक्टर्स. वन इज हेरियट जो कि राइटर है, जो कि वेटनरी सर्जन है, जेम्स हेरियट, और दूसरा एक कैरेक्टर है मिसेस बेक. तो देर इज़ अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन 2 ऑफ देम, एंड जो मिसेस बेक हैं वो क्या बोल रही है मिस्टर हेरियट को कि आप इतने हार्टलेस पर्सन है, मीन्स आप इतने लेस सेंसिटिव पर्सन है. आप और कैसे देखा उन्होंने उनकी तरफ, उन्होंने जैसे उनकी चिन ट्रैम्बल कर रही थी और वो बड़ी डिसअप्रूविंग मीन्स बहुत अच्छी तरह से नहीं उसको देख रही थी, उनको डिसअप्रूव कर रही थी, वो पसंद नहीं आ रहे थे, और वो उनको ये बोल रहे थे कि आप कितने हार्टलेस पर्सन हैं. तो जो मिस्टर हेरियट थे वो क्या बोलते हैं कि मिसेस बेक, मैं हार्टलेस नहीं हूँ, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, लेकिन एक ऑपरेशन होना है आपकी कैट के ऊपर, सिर्फ 10 शिलिंग्स में, दैट इज़ इम्पॉसिबल. नाउ एज आई टोल्ड यू, 10 शिलिंग्स मतलब आज के अमाउंट में अगर हम देखें तो इट इज़ अराउंड 36 रुपीज़ इंडियन रुपीज़. तो आप सोच सकते हैं 36 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में वो कैसे एक ऑपरेशन कर सकते हैं. तो ही वाज सेइंग कि नहीं मैम, मैं इतने कम अमाउंट में नहीं कर सकता. तो जो मिसेस बेक है वो बोलती कि नहीं प्लीज़, मैं तो पुअर विडो हूँ, प्लीज़ ऐसा मत मेरे साथ कीजिए. विडो मीन्स अ लेडी हुज हस्बैंड हैज़ डेड. तो वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही हैं. तो जो डॉक्टर होते हैं वो उनकी तरफ देखते हैं विद थॉटफुली वो सोचते हैं और उनकी तरफ देखते हैं कि बहुत नीट लग रही हैं, इनके चीक्स हेल्दी हैं,
इनके जो बाल हैं वो ग्रे हैं, हेलमेट मीन्स जो इनका सिर पे जो बाल हैं वो ग्रे कलर के हैं, बहुत स्मार्ट और नीट लग रही, वो पुअर तो कहीं से भी नहीं लग रही। तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ। देन हर नेक्स्ट डोर नेबर in Rayton village had said, "It's all a tale, Mr. Harriet. She tries it on everybody. But I'll tell you, she owns a lot of property." तो अब मिस्टर हेरियट को याद आ रहा है कि जो मिसेस बेक की एक नेबर थी जो नेक्स्ट डोर, मतलब इमीडिएटली साथ में जो उनकी पड़ोसी थी रेटॉन विलेज में, उन्होंने कहा था कि अरे ये तो सब कहानियाँ सुनाती है, टेल सुनाती है, ये सबको सुनाती रहती है क्योंकि इन्हें बार्गेन करना होता है, इन्हें लेस अमाउंट पे करना होता है, लेकिन एक्चुअली में इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मीन्स ये रिच हैं। I took a deep breath, Mrs. Beck. We do work at reduced rates for people who can't afford to pay, but in this case, oh, you are cruel. She dabbed her eyes. तो जो जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि हाँ मिसेस बेक, हम कम पैसों में करते हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तो अब जो मिसेस बेक हैं वो थोड़ा सा आंखों से थोड़ा सा ऐसे आंखों को टच किया, मीन जैसे कि वो रो रही हैं। उन्होंने कहा ओह आप तो बहुत क्रूअल हैं, आप बहुत निर्दयी हैं। Now, as you can see in the pic, this is Mrs. Beck and this is Dr. Harriet. So you can see Mrs. Beck कहीं से भी ऐसे poor नहीं लग रही। As I told you, Mrs. Beck, the only way is to operate on your cat and the charge is £1. But you're asking me to do it for half the price. That's ridiculous. This is a major operation under a general anesthetic. You just can't do a job like that for 10 shillings. तो जो डॉक्टर है उन्होंने बोला कि देखिए मिसेस बेक, आपकी जो कैट है उसके ऊपर ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, और जो चार्ज है, जो इसका कॉस्ट है, दैट इज़ £1। तो £1 इन टुडे इट इज़ अराउंड 100 रुपीज़, ओके। और वो कितने कह रही थी? अराउंड 36 रुपीज़। बट यू आर आस्किंग मी टू डू इट फॉर हाफ द प्राइस। अब हाफ से भी बहुत कम है, हाफ तो 50 रुपीज़ होता, बट वो तो 36 में कह रही है। तो उन्होंने बोला कि आप तो इतने कम पैसों में बोल रही हैं, दैट इज़ रिडिकुलस, दैट इज़ नॉट करेक्ट। बहुत अजीब सी बात है ये, इट्स नॉट गोइंग टू पॉसिबल। और जो ये ऑपरेशन है जनरल एनेस्थेटिक आएंगे। जनरल एनेस्थेटिक मीन्स जो एक ड्रग होती है ऐसी जिससे कि बेहोश करते हैं, तो नेचुरली उसमें कॉस्ट लगती होगी, पेन नहीं होता उस ऑपरेशन में। तो उन्होंने बोला कि इस तरह की ऑपरेशन में सिर्फ 10 शिलिंग्स में नहीं कर सकते। शी टर्न्ड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड हर शोल्डर्स बिगिन टू शेक। यू वोंट इवन टेक पिटी ऑन अ पुअर विडो। वो फिर से वो विंडो की बाहर देखती हैं, थोड़ा सा हिलती हैं, थोड़ा सा ऐसे सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसे बोलती कि अरे आप एक पुअर विडो के ऊपर भी थोड़ा सा रहम नहीं खाएंगे क्या? पिटीज, रहम खाएंगे? This has been going on for 10 minutes. I soon realized that I was in the presence of a character far stronger than myself. It was becoming increasingly clear that I wasn't going to win this argument. अब जो ये सारी कन्वर्सेशन चल रही थी, ये आर्गूमेंट चल रही थी, ये बार्गेनिंग चल रहा था, प्रोसेस ये लास्ट 10 मिनट से चल रहा था। और अब डॉक्टर ने ये रियलाइज़ कर लिया कि जो ये मिसेस बेक है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत पावरफुल लेडी है, बहुत ज़्यादा मुझे परसुएड कर रही हैं और मुझे बहुत ज़्यादा ये बोल रही हैं बार बार कि कम करूँ मैं अमाउंट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो जीत ही नहीं पाऊँगा ये आर्गूमेंट। आई साइड, मे बी शी रियली वॉज अ पुअर विडो। ऑल राइट मिसेस बेक, I'll do it for 10 shillings. Just this once. Will Tuesday afternoon be all right for you? She swung around from the window, her face crinkling magically into a smile. That'll suit me grand. That's right kind of you. Just one thing, I said as I held the front door open for her. Don't give Georgina any food from midday on Monday. She must have an empty stomach when you bring her in. So, जो मिस डॉक्टर थे हेरियट, उन्होंने ही साइड मीन्स उन्होंने गहरी लंबी सांस ली, उन्होंने हार मान ली कि चलो अभी मैं तो इसे जीत ही नहीं सकता और लगता है कि शायद ये बहुत पुअर है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मिसेस बेक, इस बार के लिए मैं 10 शिलिंग्स में कर दूंगा और ट्यूसडे को हम करते हैं, ट्यूसडे आफ्टरनून सही रहेगा। तो मिसेस बेक ने विंडो से बाहर देखा, उनका जो फेस था क्रिंकलिंग मैजिकली मीन्स अब उन्हें समझ में आ गया था कि डॉक्टर साहब ने मेरी बात मान ली है और वो अब कम पैसों में कर लेंगे। तो खुशी थी उनके चेहरे पे, जीत की एक मैजिकल जैसी खुशी होती है। उन्होंने कहा हाँ ये तो मेरे को सूट करेगा, बहुत सही बात है ये तो। एंड देन जो जेम्स हेरियट थे उन्होंने बोला कि बस एक बात का आप ध्यान रखिए कि जो जॉर्जिना है, जॉर्जिना मीन्स उनकी जो कैट थी जिसके ऊपर ऑपरेशन होना था, प्लीज़ उनको कुछ खाना मत दीजिए फ्रॉम मिड डे ऑन मंडे। मतलब ट्यूसडे को ऑपरेशन होना था, तो जो मंडे की दोपहर थी तब से लेकर अगले दिन तक आप खाना मत दीजिएगा उसको। सो
जो कैट थी उसको एम्प्टी स्टमक होना चाहिए फिर ऑपरेशन करने के लिए। Bring her in. She looked bewildered. But I haven't got a car. I thought you would be collecting her. Collecting? But Rayton's 5 miles away. Yes, and bring her back afterwards too. I have no transport. Collect, operate on her, take her back, all for 10 shillings. Well, that's what you agreed to charge, 10 shillings. But, oh, now you are starting again. The smile faded and she put her head on one side. And I'm only a poor. Okay, I said hastily. I'll call on Tuesday. Now what is happening? क्या हो रहा है यहाँ पर? डॉक्टर ने बोला कि आप उसको लेकर आना। नाउ जो मिसेस बैक थी वो और बार्गेन करना चाहती थी। बीविल्डर्ड मीन सरप्राइज होकर वो कहती कि अरे मैं कैसे लेकर आऊँगी उसको यहाँ पर, मेरे पास तो कार नहीं है, मेरे को तो लगा कि आप उसको लेकर जाएंगे और उसके बाद आप उसको छोड़कर भी जाएंगी। तो डॉक्टर कहते हैं कि कलेक्ट करूँ, मैं उसको लेकर आऊँ। अरे लेकिन रेटॉन विलेज जो है आप यहाँ से 5 माइल्स हैं, मैं कैसे उसको लेकर आऊँगा और लेकर भी आऊँ, छोड़कर भी आऊँ, ऑपरेशन भी करूँ और सिर्फ 10 शिलिंग्स में, ये तो बहुत कम है। अब वो फिर से स्टार्ट हो जाती है मिसेस बेक कि नहीं आपने तो बोला था मुझे, मैं तो इससे ज़्यादा नहीं दे सकती, मैं पुअर विडो हूँ। वो दोबारा से वो सब कुछ करने लगी अपनी एक्टिंग। तो अब जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा छोड़ो अब ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हेस्टली मीन्स क्विकली उन्होंने कहा ओके ठीक है भाई, मैं ट्यूसडे को आपके घर आ जाऊँ। When Tuesday afternoon came around, I regretted my softness. On my way out, I glanced through the open door of the sitting room. Tristan, who was supposed to be studying, was sleeping soundly in his favorite chair. I shook him gently. Would you like to come with me, Tris? I've got to pick up a cat. Certainly, Jim, he said with a yawn. It will be a pleasure. Mrs. Beck lived halfway down the left side of Rayton village. Okay, अब क्या हुआ? ट्यूसडे आफ्टरनून आ गया, डॉक्टर साहब चले गए भाई लेने के लिए, लेकिन तब उन्हें रियलाइज़ हुई अपनी रिग्रेट, उनको जो सॉफ्टनेस मीन्स यहाँ पर कि उन्होंने इतने आराम से उनकी सारी बात मान ली थी मिसेस बेक की, लेकर आना, ऑपरेट करना, फिर वापस भी छोड़ कर आना और सिर्फ 10 शिलिंग्स में। तो उन्हें रिग्रेट होने लगा। अब आगे जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उन्हें क्यों दुख हो रहा था, उन्हें क्यों लग रहा था, अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने क्यों ये सब बातें मानी। तो ऑन माई वे आउट आई ग्लांस टू द ओपन डोर ऑफ द सिटिंग रूम। तो जो सिटिंग रूम है, जो इनके घर का सिटिंग रूम था, ट्रिस्टन था, वो स्टडी कर रहा था। तो और स्टडी करना तो उसको स्टडी था, लेकिन वो एक्चुअली सो रहा था चेयर पे। तो उन्होंने उसको उठाया और बोला कि ट्रिस तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे कैट को लेके आना है। तो उसने बोला यस जिम, मैं आता हूँ आपके साथ। तो मिसेस बेक थी वो लिव्ड हाफ वे डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेटॉन विलेज। तो लोकेशन बता रहे हैं, रेटॉन विलेज में वो लेफ्ट साइड में हाफ वे डाउन वो रहती थी। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, शी सेड, आई एम ग्लैड टू सी यू बोथ। द लिविंग रूम वॉज गुड. Solid looking furniture showed no sign of poverty. I pointed to a cardboard box, loosely tied with string. Ah, good. You have got her in there, have you? No, bless you. She is in the garden. She usually plays there every afternoon. In the garden, eh? I said nervously. Well, please get her in. We are in a bit of a hurry. We went through a tiled kitchen to the backyard. Georgina, where are you? My pet. Mrs. Beck sang aloud. सो नाउ वो जब उनके घर पहुँचे तो थोड़ी सी उनकी गुड आफ्टरनून वगैरह ग्रीटिंग्स हुई। उन्होंने बोला कि वेरी हैप्पी आप आ गए। और जब उन्होंने लिविंग रूम में देखा तो लिविंग रूम बहुत अच्छा सा बना हुआ था, उसके अंदर फर्नीचर बहुत अच्छा था। उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर पॉवर्टी है, गरीबी है, कुछ पॉवर्टी मीन्स गरीबी। तो उन्होंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स देखा और उसके साथ एक रस्सी बंधी हुई थी, स्ट्रिंग बंधी हुई थी। उन्होंने कहा अच्छा आपकी जो कैट है वो इसके अंदर है। उन्होंने कहा नहीं, कैट तो मेरी गार्डन में गई हुई है, वो हर आफ्टरनून गार्डन में खेलती है। अगर गार्डन में है, बीमार है और गार्डन में है, प्लीज़ उसको अंदर लेकर आइए जल्दी से, क्योंकि हमें ऑपरेशन करना है उसको और हम ज़रा जल्दी में हैं। वी वेंट थ्रू द, अब क्या हुआ, वो गार्डन की तरफ गया और गार्डन से जब गए तो उन्होंने देखा कि जो उनकी किचन से पास थ्रू किया उन्होंने, किचन तो बहुत अच्छी बनी हुई थी, टाइल्स वगैरह लगी हुई थी। मीन्स इससे क्या शो हो रहा है कि वो पुअर तो किसी एंगल से नहीं थी। तो जो मिसेस बेक हैं वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, जॉर्जिना कहाँ हो, आ जाओ। नो कैट अपीयर्ड and she turned to me with a mischievous smile. I think the little imp's playing a game with us. She does that, you know. तो अब वो जो है वो आवाज़ लगा रही हैं, कहीं आई नहीं। तो जो मिसेस बैक है वो थोड़ी सी मिस्चीवियस, मतलब थोड़े नॉटीनेस से स्माइल करते हुए बोली, अरे मुझे लगता है जो वो कैट है ना, इम्प मीन्स
कोई मिस्चीवियस कैरेक्टर, शैतान कैरेक्टर जो है। तो उन्होंने कहा अरे मेरी बिल्ली ना बहुत शैतान है, ये ना मेरे साथ गेम्स खेल रही है ऐसे ही, मुझे पता है वो हमेशा ऐसे करती है। रियली, आई सेड विदाउट एंथुजियाज्म, वेल आई विश शी वुड शो हरसेल्फ, आई रियली डोंट हैव मच। अब जो डॉक्टर हैं वो स्लोली इरिटेट हो रहे हैं, जो जेम्स हेरियट हैं वो इरिटेट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई प्लीज़ आप जल्दी से बुलाइए, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गेम खेलती है कि नहीं खेलती है, मेरे पास टाइम नहीं है। एट दैट वेरी मोमेंट अ वेरी फैट टैबी darted from a patch of flowers, flew across the grass and shot up a crooked tree. अब टैबी मीन्स एक कैट, एक ब्राउनिश ग्रे कलर की कैट जिसके ऊपर स्पॉट्स हैं, धारियां बनी हुई हैं, एज यू कैन सी इन द पिक। दिस इज जॉर्जिना। सो एक फ्लावर्स के पैथ में से, मीन्स फूलों की क्यारी होगी, वहां से आई और एकदम से घास के ऊपर से जाकर एक पेड़ पर चढ़ गई। शॉट अप अ क्रुक ट्री, क्रुक ट्री देख सकते हैं जो पेड़ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, उस पेड़ पर चढ़ गई। Tristan, eyes gleaming, picked up a couple of apples from the grass and took aim. I'll soon shift her from here, Jim, he whispered. तो आप देख सकते हैं ये तो डॉक्टर बेक हैं, ये जेम्स हेरियट हैं, ये मिसेस बेक है, और ये जो ट्रिस्टन जो उनके साथ आए हैं, मे बी उनके हेल्पर थे। तो अब जो ट्रिस्टन थे उन्होंने एप्पल उठाए थोड़े से घास पे से और उन्होंने कैट के ऊपर निशाना लगाया कि अरे मैं उसको भी नीचे लेकर आता हूँ। I grabbed his arm. No, Tris, I hissed. You can't do that. Put those things down. I'll do it. You stay down here and I try to catch her if she jumps. तो वो जैसे ही ट्रिस्टन ने कहा कि मैं एप्पल उसको मारकर नीचे बुलाता हूँ, तो जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला नहीं प्लीज़, उसका हाथ पकड़ा कि नहीं। आई हिस्ट मतलब जोर से चिल्लाए वो, नहीं ऐसे मत करना, एप्पल को नीचे रखो, मैं उसको पकड़ कर लेकर आता हूँ और अगर गलती से उसने जंप लगाई तो तुम उसको कैच कर ले। I began to climb the tree. Now I means James. As you can see, वो पेड़ पर चढ़ रहे हैं। I began to climb the tree. I didn't foresee any trouble here. Puffing slightly, I reached the top branch and extended a hand to the crouching animal. Kitty, here, Kitty. I cooed. Kitty means cat को वो kitty बोल रहे हैं. Cooed means जैसे हम बच्चे को प्यार से बुलाते हैं आ जाओ प्लीज आ जाओ, तो वैसे वो किटी को कर रही थी कि किटी प्लीज कम हेयर, एज यू कैन सी ऑन द पिक। वो उसको जो क्राउचिंग मीन्स जो एक अपने चार पैरों पे थोड़ी झुक कर बैठी हुई थी, तो उसको कैट को वो बुला रही थी कि प्लीज कैट आ जाओ। आई डेंट फोरसी एनी ट्रबल। यहाँ इस लाइन का इट मीन्स कि फोरसी मतलब जब हम पहले से कुछ जान लेते कि हाँ आगे कुछ होने वाला है। तो जब वो ये पेड़ पर चढ़ रहे थे तो जो जेम्स हेरियट थे उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि कोई ट्रबल आने वाली है, कोई मुसीबत मेरे पर आने लगी। वो तो नॉर्मली एक चढ़े। जॉर्जिना आईड मी कोल्डली। पाह! द कैट स्पैट warningly, but I took no heed. Papa, she spat again and followed with a lightning strike which opened a bloody scratch across the back of my hand. अब जो जॉर्जिनिया थी वो उनको बड़ी कोल्ड आई से मतलब ऐसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो इतने प्यार से बुला रहे थे। उसने अपनी कुछ वॉइस निकाली पाह, और उसने कैट ने वार्निंगली मतलब एक वार्न करते हुए उनकी तरफ देखा कि हट जाओ। लेकिन जो ये थे जेम्स हेरियट, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, कैट है ऐसे ही कर रही है। फिर कैट ने अलग से दोबारा से आवाज़ निकाली। अब इसके बाद क्या किया, लाइटनिंग की तरह मतलब जैसे बिजली कड़कती है इतनी तेज़ी से उसने उनके ऊपर एक तरह से अटैक कर दिया, जिससे कि जो उनका हैंड था, जो उनका बैक ऑफ द हैंड था, उसके ऊपर एक स्क्रैच आ गया। From below, Mrs. Beck gave a tinkling laugh. Oh, isn't she a little monkey? She's that playful, bless her. The little creature tripped to the end of the branch, and as it bent low under her weight, she dropped lightly to the grass. Tristan caught her by the hind leg. Georgiana whimped round and immediately sank her teeth into his thumb. After a howl of agony, Tristan swiftly caught her by the scruff of her neck. Right, Jim, Tristan called happily. I have her. It took another 10 minutes to put Georgiana into the box, but even with several yards of rough twine round the floppy cardboard box, I still didn't feel very secure as I took her to the car. Mr. Harriet, I hope you will be gentle with her, Mrs. Beck said anxiously. She is very timid, you know. So now what happened? जो मिसेस बैक थी वो ऊपर से नीचे से सब ये देख रही थी, तो उन्होंने नीचे से क्या करा, एक टिंकलिंग लाफ। टिंकलिंग मीन्स ऐसे हंसी, वो उनको जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उन्हें लगा कि अरे मेरी कैट है ऐसे करती रहती है। उन्होंने बोला अरे देखो मेरी जो ये कैट है, देखो ये मंकी है ना, छोटा सा मंकी होता है जो नोटी होता है, उस तरह से कर रही है, बहुत प्लेफुल है, इसको ब्लेस करो। ओ ये तो ऐसी है। यहाँ तो जो डॉक्टर थे वो बेचारे उनके हाथ पे चोट लग गई थी, और जो मिसेस बेक थी वो ऐसे हंस रही थी।
अब क्या हुआ, जो ये कैट थी वो जो ब्रांच के आखिर तक आई और वहां से वो गिर गई, और जो ब्रांच थी वो उसके वेट से टूट गई और वो नीचे गिर गई. शी ड्रॉप लाइटली टू द ग्रास. और वहां पर जो ट्रिस्टन खड़े हुए थे उन्होंने इसको एकदम से पकड़ लिया, हिंड लेग मीन्स जो पीछे की लेग थी उसे एकदम पकड़ लिया, और जो जॉर्जिनिया थी वो एकदम से टर्न हुई और उसने जो अपने टीथ थे वो ट्रिस्टन के थंब में गाड़ दी. आफ्टर अ हाउल ऑफ एगनी, हाउल मीन्स बहुत जोर से चिल्लाए. अब नेचुरली अब आप इमेजिन कीजिए अगर एक कैट अपनी टीथ एक पर्सन के थंब में लगाएगी तो कितना दर्द होगा. वो जोर से चिल्लाए, लेकिन उसके बाद भी ट्रिस्टन ने उसको उसकी जो स्क्रफ ऑफ नेक, मतलब उसकी नेक से, उसकी नेक के पीछे जो स्किन थी, उसकी नेक के पीछे जो स्किन थी उससे उसने उनको पकड़ लिया. और पकड़ने के बाद उसने क्या करा, जो ट्रिस्टन बहुत जोर से चिल्लाए कि ओके आई हैव हर, तो लेकिन उन्हें फिर भी 10 मिनट्स लगे जॉर्जिनिया को वापस बॉक्स में रखने के लिए. और बार बार क्या होता था, several yards of rough twine around the floppy cardboard box. मीन्स ट्वाइन मीन्स एक रस्सी. उन्होंने उस बॉक्स के चारों तरफ, जिस बॉक्स के अंदर उसको रख रहे थे कैट को, उसके चारों तरफ उन्हें रफली सी एक रस्सी बांधी कि भाई वो, ताकि वो बाहर नहीं निकले. लेकिन फिर भी डॉक्टर को ऐसा सिक्योर नहीं लग रहा था कि भाई मैं इसको ले जाऊं कार तक. तो जो मिसेस बेक थी वो कहने लगी, अरे मिस्टर हैरियट प्लीज़ इसके साथ बहुत जेंटल रहिए, प्यार से रखिए, बहुत टिमिड है ये, यू नो. टिमिड मतलब ये बहुत जिद्दी टाइप की है. Even on the operating table, Georgina was up to her tricks. She held her breath while the anesthesia mask was on her face. She jumped up when we thought she was asleep. Tristan and I were sweating by the time she finally went under. I was exhausted by the time I finished. I put the sleeping cat into a box and set off. My only hope was that Georgina wouldn't wake up before I reached Rayton. I heaved a sigh of relief when I saw Mrs. Beck in her garden. Mrs. Beck took Georgina from me with a cry of horror when she saw the stitches. Oh my darling, what have those nasty men been doing to you? She is fine, Mrs. Beck, I said. She can have some milk tonight and some solid food tomorrow. There's nothing to worry about. She gave me a sideways glance. And now, I suppose you'll want your money? Well, I felt physically and emotionally tired. Now what is happening? अब वो उसको लेकर अपने जो भी हॉस्पिटल था, क्लिनिक था, वहाँ लेकर गए और उनको ऑपरेट करा. किसको? जॉर्जिनिया को. लेकिन ऑपरेशन टेबल पर भी जो जॉर्जिनिया थी, शी वॉज अप टू हर ट्रिक्स, मतलब वो बहुत नॉटी थी. अब क्या हुआ, उन्होंने उसको एनेस्थीसिया का मास्क लगाया, मीन्स ऐसा मास्क जिससे कि वो बेहोश हो जाए. लेकिन उसने क्या करा, उसने अपनी सांसें रोक ली. अब जब सांसें रोक ली तो उसके अंदर वो एनेस्थीसिया गया ही नहीं, और इन लोगों ने सोचा कि वो सो गई है, लेकिन वो सोई नहीं थी. तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको बेहोश करने के लिए. अब तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि जब तक वो वेंट अंडर नहीं, जब तक वो बेहोश नहीं हुई, हम लोग बहुत ज़्यादा स्वेट कर चुके थे, मतलब हम इतना थक चुके थे कि हमें पसीना आने लगा. और जब तक वो ख़त्म हुआ उसका ऑपरेशन, तब तक तो हम बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो गए थे, मतलब बहुत थक चुके थे. एक कैट का ऑपरेशन करने में दे हैड सच अ लॉट ऑफ ट्रबल. और फिर उसके बाद उन्होंने उस कैट को, जो सो चुकी थी क्योंकि एनेस्थीसिया की वजह से, उसको बॉक्स में रखा और सेट ऑफ वापस लेकर गए रेटॉन विलेज. और उनको ये पूरा ये विश्वास था और सोच रहे थे कि भाई प्लीज़ ये कैट वापस से जागे नहीं जब तक कि वो रेटॉन विलेज ना पहुंच जाए. सो कैन यू जस्ट सी हाउ फनी इट इज़ कि कैट के लिए दे आर गोइंग अंडर सच प्रॉब्लम, सच ट्रबल, और वो भी सिर्फ 10 शिलिंग्स में. आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. जब उन्होंने वो पहुंचे मिसेस बेक के गार्डन में तो उन्होंने चैन की सांस ली. हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ मीन्स चैन की सांस लेना. और जो मिसेस बेक थी उन्होंने लिया और वो बड़ी ऐसे दुखी सी हुई कि अरे देखो उसको स्टिचेस लग गए. तो वो उसने अपनी कैट को बोला, ओ देखो कितने नास्टी मैन है, कितने बुरे लोग हैं ना जितने तुम्हें स्टिचेस लगा दिए. तो जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इट्स ओके, आप इसको थोड़ा रात को दूध दे दीजिए, थोड़ी सी सॉलिड फूड दे दीजिए, कल से सब ठीक हो जाए. तब जो मिसेस बेक थी उन्होंने इसको उनको साइड से देखा और कहती है कि अच्छा अब तो आपको फिर पैसे चाहिए होंगे अपने. तो अब जो ये डॉक्टर थे ये भी बेचारे इमोशनली और फिजिकली, मतलब फिजिकली इसलिए क्योंकि वो इतना कैट के पीछे उन्हें ऑपरेशन में इतना टायर्ड हुए, और इमोशनली इसलिए क्योंकि वो थक चुके थे इन सब की ये एक्टिक्स की वजह से. मीन्स बार बार वो ब्लैकमेल कर रही थी उन्हें कि मैं पुअर लेडी हूँ, फिर वो उसको लेकर जा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर वापस लेकर आए हैं, एंड देन कितनी ट्रबल हुई उन्हें पकड़ने में. तो बहुत इमोशनली वो टायर्ड भी हो चुके थे.
Wait here, wait there then, I'll get it. She turned and went to the house. I watched her as she came down the path. She was carrying a purse. At the gate, she stopped and looked at me. 10 shillings, wasn't it? That's right. She rummaged in the purse for some time before pulling out a 10-shilling note. She sighed. What an expensive treatment. तो उसने कहा ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ, लेकर आती हूँ. तो वो बाहर आई, वो पर्स लेकर आई और गेट पर आई और मेरी तरफ देखने लगी. और उन्होंने कहा कि 10 शिलिंग्स, हाँ 10 शिलिंग्स थे ना. तो डॉक्टर ने बोला हाँ हाँ 10 शिलिंग्स थे. तो उन्होंने अपने पर्स के अंदर ऐसे सर्च करने लगी. रमेश मतलब जैसे कि ढूंढ रही हैं कुछ अंदर कहाँ है. फिर उन्होंने एक 10 शिलिंग का नोट निकाला और उन्होंने कहा ओ माय गॉड, कितना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट था. मीन्स कैन यू इमेजिन, इतना तो उन्होंने बार्गेन किया. 1 पाउंड से 10 शिलिंग्स तक आ गई वो. मीन्स 100 रुपीज़ से 36 रुपीज़ तक आ गए और फिर भी वो बोल रही है कितना महंगा ट्रीटमेंट. टेंटेटिवली मतलब हेजिटेंटली. अब डॉक्टर भी बहुत टायर्ड हो चुके थे. उन्होंने भी बस ऐसे हाथ जरा सा आगे बढ़ाया ही था. I began to extend my hand, but she pulled the note away. Just a minute, I'm forgetting something. You have to take the stitches out, don't you? वो जैसे ही हाथ आगे बढ़ाने लगे पैसे लेने के लिए, तो मिसेस बेक क्या कहती, अरे रुको रुको, आपको इसके स्टिचेस भी तो उतारने होंगे ना, निकालने होंगे जो आपने स्टिच लगाए हैं उनको खोलते हैं. उसने बोला हाँ यस 10 days में. Well, there's plenty of time then. You'll be here again. उसने बोला अरे फिर तो बहुत सारे दिन हैं, आप तो दोबारा आओगे ना इसकी स्टिचेस खोलने. Here again? But you can't expect me to. अब डॉक्टर कहते अरे भाई नहीं, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, मैं इतनी दूर वापस आऊँगा इसके स्टिच खोलने के लिए. I always think it is unlucky to pay before a task is finished. What if something happened to Georginia? अब जो मिसेस बैक है, now can you understand, she is such a smart lady. वो कह रही है कि अरे ऐसे ना ये बहुत अनलकी होता है कि अगर काम ख़त्म होने से पहले मैं पैसे पे कर दूँ ना तो बहुत अनलकी होता है. सोचो अगर जॉर्जिनिया को कुछ हो गया तो. She replaced the money and snapped the purse shut with an air of finality before turning it towards the house. Halfway up the path, she looked over her shoulder and smiled. I'll pay you when you come back. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पैसे वापस लिए, अपने पर्स में डाले, पर्स को शट किया विद एन एयर ऑफ फाइनलिटी. मतलब अब हो गया, बस अब डिस्कशन ओवर हो गया, मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं तो तभी पैसे दूंगी जब 10 days बाद आप इसके स्टिचेस खुलने आएंगे. तो इस तरह का उनका बिहेवियर था, एटीट्यूड था. और वो घर की तरफ मुड़ गई और मुड़ने के बाद फिर वो पीछे से शोल्डर की तरफ देखकर और बोला डॉक्टर को, अरे आई विल पे यू व्हेन यू कम ओवर. आप आएंगे ना स्टिचेस खोलने, तब मैं आपको पैसे पे कर. सो इजंट इट फनी एंड ह्यूमरस, सच अ हार्ट बार्गेनिंग लेडी. मिसेस बेक थी, कितना बार्गेन किया, ऑलमोस्ट फ्री ही उन्होंने काम करा लिया. उन्हीं को बुलाया, उन्हीं से ऑपरेट कराया, उन्हीं को वापस भी छोड़ कर गए बेचारे कैट को, और फिर वापस दोबारा आएंगे स्टिचेस खोलने के लिए. और वो रियली में पुअर थी क्या? नो, शी वॉज नॉट पुअर, शी वॉज जस्ट एक्टिंग. ओके, सो ये जो हमारी स्टोरी है ये एक इनका एक बुक थी, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, जेम्स हेरियट की. उससे उसके एक्सट्रैक्ट से ये इन्होंने एक लेसन लिया है. सो आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड, एंड इफ यू ऑल लाइक, please subscribe to my channel, give your beautiful remarks, like it. And now, as you all say, you need the answers. So now let us start with the answers. Okay, so now pick out the sentences from the text which mean the following. So what you have to do is कि Mrs. Beck did not look needy. तो आपको ये बताने हैं कि कौन से ऐसे sentences हैं lesson में से which tell that she did not look needy. And as you all know कि कैसा था उनका घर. You all realize her kitchen was tiled, there was lot of furniture. So all those lines you can find from the lesson and write. The speaker felt there was no point in negotiating with Mrs. Beck any further. Means it was becoming increasingly difficult, that I was not going to win the argument. This line you can see from the lesson. The speaker regretted agreeing to operate on the cat for 10 shillings. When Tuesday afternoon came round, I regretted my softness. You can find from the lesson. The speaker was not amused to hear that the cat was being mischievous. So the lines are, really, I said without enthusiasm, well, I wish she would show herself. I really don't have much. Then the fifth one, Mrs. Beck was not bothered about the speaker being injured. So the line is, from below, Mrs. Beck gave a tinkling laugh. Oh, isn't she a little monkey? She's that playful. Bless her. And the last is,
The speaker felt nervous about taking the restless cat to the clinic. So the line which you can search from the passages, I still didn't feel very secure as I took her to the car. So children, you have to search all these sentences from the text, okay, as I just spoke aloud to you. Now, then the extract questions. Now the extract one is, it's all a tale, Mr. Harriet. She tries it on everybody. But I'll tell you, she owns a lot of property. Who said these words? Mrs. Beck's next door neighbor. What is the tale the speaker refers to? The tale is that of Mrs. Beck being poor and having no money. Did this information help Mr. Harriet? Yes. Information was provided, but it did not help Mr. Harriet because Mrs. Beck manipulated the situation to bargain and persuaded him to charge just 10 shillings for collecting, operating and dropping her cat. Now let us do the second extract. And now I suppose you will want your money. When were these words spoken? So Mrs. Beck said these words when the speaker went to drop the cat after he had operated on the cat and was expecting Mrs. Beck to pay the charges. What reasons did Mrs. Beck give for not paying the speaker? Well, Mrs. Beck, she did not pay the speaker because she felt that the task of treating the cat was still unfinished and the stitches have to be removed. So she also felt superstitious about paying for a task before that was finished and should something happen to the cat. Okay, then the detailed answers. What reason did Mrs. Beck give the speaker for requesting him to charge only 10 shillings? Now, what was the reason? She said that she was a poor widow and she could not afford to pay more than that for the cat's treatment. Then how do we know that the speaker did not believe what Mrs. Beck said? We know this because she felt she did not look very poor and this made him doubt. And also he remembered the Mrs. Beck next door neighbor who said that she has a lot of property. And also you had seen her well furnished drawing room and also the tiled kitchen. So all this made the speaker that understand that yes, she was not poor. Then why did the speaker agree to Mrs. Beck's condition? Now the speaker agreed to Mrs. Beck's condition because she was very persistent. She was continuously insisting that she was a poor widow, she was shedding tears and she did not let the speaker reason with her. So that's why he realized that he is talking to a lady who is more stronger. So he just wanted to close the matter. He was tired and irritated. So he said, okay, I'll charge only 10 shillings. Now what happened when the speaker went to Mrs. Beck's house to collect the cat? Now what happened? As you all know, you have to describe all what happened. How the cat was on the tree and how he went up and how his hand it got scratched away and then how the cat fell down, how Tristan caught and how the cat struck her teeth and how they just put it in the cardboard box and then they finally took to their surgery. Then next, the last question is, why was the speaker exhausted after doing the operation? Well, as we all know that a speaker, he had a tough time getting Georgina to the clinic. So, and even in the operating table, Georgina, she was up to his trick. She held her breath when the anesthesia mask was on her face. She jumped up, and when the speaker and the Tristan thought she was asleep, and by the time she lost consciousness, the speaker and the Tristan were sweating. And as the operation got finished, they were very much exhausted. So that's why all these things they tell that they were all exhausted and what was the reason behind it. So I hope you have all understood. Yes, there is one more question left. So the last question is, okay, so this finishes it. So I hope everybody have understood this chapter, and if you have, please do subscribe to my channel, like it, share it with your friends, and if there is any request from your side, please put it in your comments. So thank you everyone.